नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे 12वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दूसरी यूनिट का 11वां चैप्टर और कक्षा 11वीं की चौथी यूनिट से संबंधित चैप्टर। और एनसीईआरटी के हिसाब से भी कक्षा 11 की चौथी यूनिट बायोलॉजी की, उसमें ये चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी नामक यूनिट के अंतर्गत रेस्पिरेशन के हम लोग शीर्षक पढ़ेंगे। लगभग ऐसा ही चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत भी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की छठी यूनिट में 23वां चैप्टर भी वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन का परिचय देखेंगे। श्वसन कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है, शुरुआती इसकी अवधारणा का हम लोग उल्लेख करेंगे। श्वसन जो है उसको हम लोग प्राय ये मानते हैं सांस लेना और श्वसन में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं और एक दूसरे को पर्यायवाची समझ लेते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये श्वसन है, जबकि वो है सांस लेना यानी ब्रीदिंग, वो है ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब कि जो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर है उन्हें कोशिका द्वारा उनका ऑक्सीकरण किया जाता है और उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जबकि सांस लेना बाह्य वातावरण और शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान मात्र है। सांस लेना वो ब्रीदिंग है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो श्वसन न होकर वो क्या है, सांस लेना यानी ब्रीदिंग। उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत, जो कि 12वीं राजस्थान बोर्ड की चौथी यूनिट में, छठी यूनिट में वो 23वां चैप्टर है। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे बाह्य वातावरण से कैसे गैसों को हम लोग फेफड़ों में भरते हैं और फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है वो हमारे रक्त में जाता है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पुनः फेफड़ों में आता है, फेफड़ों से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हैं। वो प्रोसेस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी के अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अब जो ऑक्सीजन जो शरीर में आती है और ऐसे ही पादप भी जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसकी सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण कैसे होगा, यानी उस जो मेन जो टॉपिक है, जो मुख्य जो भाग है श्वसन की प्रक्रिया का, उसका विस्तार से वर्णन इस अध्याय में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि श्वसन कहेंगे किसे। परिभाषा, हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होगा, उस प्रक्रिया को कहेंगे श्वसन। अब ये ऑक्सीकरण जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, लेकिन होना ऑक्सीकरण है। कार्बनिक खाद्य का निर्माण पादप करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, जिसकी हमने पूरी एक श्रृंखला बनाई थी वीडियोस की, 9 वीडियोस की श्रृंखला थी। तो वो जो कार्बनिक खाद्य बनता है उसका ऑक्सीकरण जो है वो श्वसन है। जब हम इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण से विपरीत चलेगा। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा था, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मुक्त हो रही थी। इसका ठीक उल्टी अभिक्रिया श्वसन में लास्ट में आएगी, O2 प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन वो मिलकर जल बनाएंगे। ठीक है, विपरीत बातें इसमें होंगी। अब इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो सकता है, अनुपस्थिति में। सबसे सरल जो कार्बनिक यौगिक है जिसका ऑक्सीकरण श्वसन में होता है वो है ग्लूकोज। तो अभिक्रिया के रूप में हम लोग देखते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है। ग्लूकोज
ये ऑक्सीजन इसका ऑक्सीकरण कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन में कुल ऊर्जा जो मुक्त होती है उसका मान 686 किलो कैलोरी के बराबर होता है। यानी जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन द्वारा होता है तो कुल ऊर्जा मुक्त जो होती है वो है 686 किलो कैलोरी, और इसे हमारा शरीर की कोशिकाएं जो है वो इसे 38 एटीपी अणुओं के रूप में संचित कर लेती है। 38 एटीपी अणुओं के रूप में संचित कर लेती है। 36 या 38 होते हैं। एक बार 38 का फिगर हम लोग लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे कि किन परिस्थितियों में 36 एटीपी बनते हैं, किन परिस्थितियों में 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है। अब जब ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी इसका ऑक्सीकरण हो सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे जैसे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना और ऊर्जा कम मुक्त हुई, ऊर्जा मात्र 28 किलो कैलोरी मुक्त हुई। ठीक है। और कभी कभी एथेनॉल के स्थान पर लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। ये लैक्टिक एसिड है, CH3CH, एक तरफ उसमें पार्श्व शाखा में OH और एक COOH, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी बन सकता है और एथेनॉल और CO2 बन सकते हैं। जब लैक्टिक एसिड बनता है तब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है। ठीक है। अब इन दोनों स्थितियों में चूंकि ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के बिना श्वसन हो रहा है, इसलिए इन हमको कहेंगे अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन भी बोल देते हैं। अवायवीय श्वसन, वायु की अनुपस्थिति में श्वसन, और ये इसको हम कहेंगे वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, या हम लोग ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। ये ऑक्सी श्वसन और ये अनॉक्सी श्वसन। ठीक है। अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा जिससे बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, और इस क्रिया में मात्र 2 एटीपी ही बनते हैं। जो जीवधारी अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं उनमें मात्र 2 एटीपी ही बनती है, जबकि ऑक्सी श्वसन के द्वारा जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है ऊर्जा मुक्त होती है 686 किलो कैलोरी, इसे 38 एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 38 एटीपी बराबर 686 किलो कैलोरी, ये हम लोग बाद में इसको समझेंगे कितने ट्रैप हुई। ठीक है, कम ऊर्जा मुक्त हुई। इन दोनों में हम लोग तुलना भी बाद में देखेंगे। अब किन परिस्थितियों में एथेनॉल बनता है, किन परिस्थितियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, ये प्राय इस शर्करा यानी इस कार्बोहाइड्रेट, इस ग्लूकोज के स्रोत पर निर्भर करता है कि ये ग्लूकोज कहाँ से आई, ये कार्बोहाइड्रेट आया कहाँ से। प्राय जब ये ग्लूकोज या ये कार्बोहाइड्रेट पादप से प्राप्त होता है, जैसे गन्ने का रस वगैरह, ठीक है, तब अल्कोहल का निर्माण होता है। और जब इसका स्रोत कोई जंतु है, जैसे गाय का दूध, तब लैक्टिक अम्ल बनता है, दूध से दही बनता है तब, है ना, दोनों ही अनॉक्सी श्वसन है। तो इसका स्रोत यदि पादप है तब तो अल्कोहल, स्रोत यदि जंतु है तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, हालांकि इनके भी अपवाद हर जगह मिलेंगे, लेकिन एक प्राय ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग श्वसन जब अर्थ करते हैं तो हम लोग उसका वायवीय श्वसन से ही अभिप्राय लेंगे, वायवीय श्वसन से ही उसका अभिप्राय लेंगे। ठीक है, अवायवीय श्वसन के लिए हम लोग जब केवल हम लोग जब श्वसन पर बात करते हैं तो हमारा मेन जो फोकस होगा वो किस पर होगा, केवल वायवीय श्वसन पर। अब श्वसन के दौरान किन पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, जिनका ऑक्सीकरण होगा श्वसन में, जो मूल पदार्थ होंगे जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होगी, उनके लिए नाम है श्वसन सबस्ट्रेट्स। श्वसन सबस्ट्रेट्स कहेंगे, श्वसन क्रियाधार कहेंगे। सबसे प्रमुख श्वसन सबस्ट्रेट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सभी पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव सब में जहाँ तक हो सकता है सबसे पहले जो भोजन का ऑक्सीकरण या श्वसन की क्रिया जो होगी उसके लिए सबस्ट्रेट, पहला सबस्ट्रेट जो प्रयुक्त होता है वो है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसेकेराइड्स का सबसे पहले उपयोग होता है, और मोनोसेकेराइड्स में भी सबसे पहले ग्लूकोज या फ्रक्टोज का यानी हेक्सोज शर्करा का उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी सर्वप्रथम हेक्सोज शर्करा का प्रथम श्वसन सबस्ट्रेट है, प्राथमिक श्वसन सबस्ट्रेट है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तब वसा का उपयोग किया जाता है सबस्ट्रेट के रूप में। तब वसा का उपयोग होता है सबस्ट्रेट के रूप में, ठीक है। और जब वसा भी ख़त्म होने लग जाती है, तब शरीर प्रोटीन को सबस्ट्रेट के रूप में काम में लेता है। जब सबस्ट्रेट, ऐसा श्वसन जिसमें सबस्ट्रेट प्रोटीन है, उस श्वसन के लिए नाम आता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन उस श्वसन को कहेंगे जिसका श्वसन सबस्ट्रेट प्रोटीन है। इन प्रोटीन के ऑक्सीकरण से यदि ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं शरीर, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन है। ये शरीर के लिए घातक है, ठीक है। ऐसा तब होता है जब शरीर में भूखमरी जैसी स्थिति हो जाती है। जंतुओं के संदर्भ में गए, भूखमरी यानी शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों की अति न्यूनता है, या कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास करता है, तो उसके शरीर में पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता है शरीर श्वसन के लिए। संचित कार्बोहाइड्रेट खत्म तो फिर वसा का, जब संचित वसा भी खत्म तब प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब कुछ पादपों में जो श्वसन सबस्ट्रेट है वो कार्बनिक अम्ल भी होता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड है, अन्य भी बहुत सारे वसीय कार्बनिक अम्ल है। उन कार्बनिक अम्लों का भी एसिटिक एसिड को भी यूज़ करते हैं, तो वो भी श्वसन सबस्ट्रेट के रूप में होते हैं, लेकिन कम पादपों में, कम जीवों में ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग तुलना करेंगे श्वसन की दहन के साथ में, श्वसन की दहन के साथ में तुलना देखते हैं। श्वसन बनाम दहन, अंग्रेजी में कंबस्टन बोलते हैं, कंबस्टन बोलते हैं इसको। दहन, दहन मतलब जलाना। और श्वसन अभी हमने देखा था, बहुत कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में मूलतः है, ठीक है। तो जो भी जलाने की क्रिया है, दहन की जो क्रिया है, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और श्वसन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो दोनों में इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोनों संपन्न होते हैं। दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो ये समानता ही हुई, दोनों में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ दोनों की प्रक्रिया में, तो अंतर भी देखते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है, सजीव कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसलिए सजीव द्वारा भी होने वाली अभिक्रिया, इसलिए हमने लिखा है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि ये फिजिकल प्रोसेस है। दहन एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। श्वसन की क्रिया मंद व नियंत्रित प्रक्रिया है, धीमे से होता है, बहुत जल्दी ऑक्सीकरण नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है, क्रमागत रूप से। हमने अभिक्रिया में तो सीधा लिख दिया ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस जल, वो इतना आसानी से, इतना शीघ्रता से नहीं होता, बहुत ही मंद गति की अभिक्रिया है। और कोशिका के अंदर एंजाइमों द्वारा कंट्रोल्ड प्रोसेस है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, नियंत्रित है। जबकि दहन या किसी वस्तु को जलाने की क्रिया है वो तीव्र है और अनियंत्रित प्रक्रिया है, उस पर किसी एंजाइम्स या जैविक अवयवों का कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो अनियंत्रित प्रक्रिया है। श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो उसका अधिकांश भाग ATP के रूप में संचित हो जाती है, उसको ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। ATP का पूरा नाम आपने अनेक बार सुना है, आप सभी को बताइए, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। ATP के रूप में संचित हो जाती है ऊर्जा। जबकि दहन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो तेजी से मुक्त होती है और प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वातावरण में विकिरित हो जाती है।
वातावरण में वो मुक्त हो जाती है, वो स्टोर नहीं होती, ठीक है, ऊष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में। श्वसन की क्रिया जिस सतह में होती है, जिस कोशिका में या जिस भाग में होती है, उसका तापमान नहीं बढ़ता है, नहीं, एक स्थिर तापमान पर श्वसन के कारण से प्राय उन कोशिका का या श्वसन सतह का जहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पे उसका तापमान में बढ़ोतरी प्राय नहीं होती है, जबकि जिस सतह का दहन होता है उसका तापमान बढ़ जाता है। किसी वस्तु को जलाते हैं तो तापमान बढ़ना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये हमने दहन और श्वसन की परस्पर तुलना की है। अब आगे बढ़ते हैं। श्वसन के प्रकार, तो ये पहली स्लाइड में भी हमने देखा था कि यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको हम वायवीय श्वसन कहेंगे, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और इसके लिए हम लोग हिंदी में ऑक्सी श्वसन भी कह देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहीं पे भी ऑक्सी रेस्पिरेशन नाम की शब्दावली नहीं है, इसलिए हम लोग बचेंगे ऑक्सी श्वसन कहने से, और इसके लिए हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन शब्द का प्रयोग करेंगे बजाय ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के। ऐसा कोई शब्द, शब्दावली अंग्रेजी में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो अभी देखा ही था, वही फिर से वायवीय श्वसन, जो वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया, ये वायवीय श्वसन। पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, अधिक ऊर्जा मुक्त हुई और इससे अधिक एटीपी भी के रूप में भी ऊर्जा संचित हुई। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसके लिए हम कहेंगे अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो वही अभिक्रिया, ये ग्लूकोज, इससे 2 अणु एथेनॉल के और CO2 के बने और मात्र 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई, 2 ही कार्बन मुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है। तो ऊर्जा कब मुक्त हुई, इसमें 6 के 6 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो गए, इसलिए सभी बंध टूट गए एक प्रकार से इसके, इसलिए ज़्यादा ऊर्जा मुक्त हुई। इसके बहुत कम बंध टूटे इसलिए कम ऊर्जा मुक्त हुई। और यही लैक्टिक अम्ल भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। तो जब लैक्टिक एसिड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ नहीं होती, हम लोग कहते हैं श्वसन में CO2 मुक्त होती है, लेकिन इस लैक्टिक एसिड किण्वन में या लैक्टिक एसिड जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जब लैक्टिक एसिड बनता है तब CO2 भी मुक्त नहीं होती है, ये आप ध्यान दें, ठीक है। दोनों में अब तुलना देखते हैं। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर तो देख लिया हमने, फिर भी चर्चा करते हैं। आपने सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है क्रिया, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अभी देखा था। वायवीय श्वसन में जो कार्बनिक यौगिक है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जैसे अभी देखा था ग्लूकोज C6H12O6, तो उसमें 6 कार्बन थे, तो 6 के 6 कार्बन 6 CO2 के रूप में मुक्त हो गए, पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ। इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, किसमें, अवायवीय श्वसन में। पूर्ण श्वसन वायवीय श्वसन में होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जो 38 ATP अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त हुई क्योंकि कम ऑक्सीकरण हुआ था, अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ था, इसलिए कम ऊर्जा मुक्त हुई और इसके फलस्वरूप मात्र 2 ATP के अणु बनते हैं, 2 ATP के अणु बनते हैं। अंतिम उत्पाद क्या थे, वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हमने देखा अभिक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा। तभी उस अभिक्रिया में हमने तीर के दूसरी तरफ लिखा था 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 686 किलो कैलोरी, है ना, इसलिए ये हो गया ऐसे। अंतिम उत्पाद इसमें हमने देखा था एथेनॉल और CO2, और एथेनॉल और CO2 नहीं हो तो लैक्टिक अम्ल बनता है, तो कार्बनिक अम्ल उसकी जगह लिख दिया, अन्य कार्बनिक अम्ल भी बन सकते हैं। फिर वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है।
कोशिका द्रव्य वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एनसीईआरटी में हिंदी में सूत्रकणिका शब्द प्रयुक्त होता है, सूत्रकणिका, ठीक है। तो सूत्रकणिका कह दो। माइटो शब्द का हिंदी अनुवाद सूत्र होता है, धागा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से केवल कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है, केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है। और वायवीय श्वसन अधिकांश जीवों में श्वसन की सामान्य प्रविधि यही है। ज़्यादातर जीवधारी जो हम देखते हैं, भले ही वो पादप हो, कवक हो, जंतु हो, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो, उनमें से ज़्यादातर में जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन के द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। और अवायवीय श्वसन जो है वो कुछ जीवाणुओं में होता है, कुछ जीवाणुओं में, अंतः परजीवियों में। अंतः परजीवी ऐसे जंतु हैं, ऐसे जीवधारी हैं जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर, दूसरे जीवित जीव के शरीर के अंदर या उनके शरीर के बाहर चिपके हुए रहते, शरीर के अंदर रहेंगे अंतः परजीवी, शरीर के अंदर रहकर उनसे पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जैसे कईयों के पेट में कीड़े रहते हैं तो वो अंतः परजीवी है। अंतः परजीवी अब शरीर के अंदर है तो उसको ऑक्सीजन मिलने की संभावना कम है, इसलिए उनमें अनुकूलन है कि वो अंतः परजीवी जो है वो श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न करेंगे। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी मांसपेशियों में कंकाल पेशी जो है, पेशी वाला भी हम लोग, पेशी व कंकाल तंत्र का भी हम लोग अलग से अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोग तो मांसपेशी जो है उनमें कंकाल पेशी जो कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती है, उनमें भी जब ऑक्सीजन की कमी रहती है तो वो अनॉक्सी श्वसन करती हैं, यानी अवायवीय श्वसन करती हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें लैक्टिक अम्ल बनता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग कोई नया शारीरिक श्रम करना शुरू करते हैं, जैसे हमारी आदत नहीं है खेलने की, या बहुत दिनों से हम लोग खेलना नहीं किया, या खेत में काम नहीं किया, या आजकल एक ट्रेंड है जिम्नेजियम में जाना, जिम में एक्सरसाइज करने के लिए शुरू में जाते हैं इनमें से किसी भी कार्य में, तो फिर हमारे मांसपेशियों में दर्द रहता है। उसका कारण ये है कि हम जो रेगुलर जो कार्य करते हैं मांसपेशियों को उतनी ऑक्सीजन मिलती है। जब हम लोग अपने सामान्य कार्य से ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं तो मांसपेशियों को ऑक्सीजन तो उतनी मिल रही है, तो कम ऑक्सीजन में उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तब वो विशेष परिस्थितियों में अवायवीय श्वसन करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड जम जाता है मांसपेशियों में, इसलिए सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमारे मांसपेशियों में, हाथ पैर में दर्द रहता है। लेकिन हम लोग लगातार खेलना, लगातार जिम जाना या लगातार खेत में शारीरिक श्रम करना शुरू कर देते हैं तो ये धीरे धीरे ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि शरीर की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर पड़ा। अब हम लोग देखते हैं एक अलग से एक, आपको कुछ बहुत कम किताबों में इसका उल्लेख मिलेगा, वो है श्वसन दक्षता। श्वसन दक्षता देखते हैं, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह में थर्मोडाइनेमिक्स वगैरह नियम पढ़ते हैं, तो उसमें एक ये भी नियम आता है 100% दक्ष इंजन बनाना संभव नहीं है। ऐसा कोई भी निकाय नहीं है जो 100% दक्ष हो, यानी जितना उसको अंदर हमने ईंधन के रूप में या कोई भी वस्तु दी उतनी वो कार्य के रूप में उसको कन्वर्ट नहीं करता है। ऐसे ही जैसे अभी हमने देखा कि ऑक्सी श्वसन में के दौरान जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो कुल ऊर्जा मुक्त होती है 686 किलो कैलोरी। एटीपी के अणु बनते हैं 38। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण 686 किलो कैलोरी 38 एटीपी के बराबर नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में कहा था। एक एटीपी का अणु 7.3 किलो कैलोरी का बराबर होता है, 7.3 किलो कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। तो 38 एटीपी बने, 38 को 7.3 से गुना करेंगे तो 686 नहीं आएगा, 686 से कम आएगा। इसका मतलब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग एटीपी के रूप में संचित ही नहीं होता,
जो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान मुक्त हो रही थी, तो वो ऊष्मा के रूप में वातावरण में विकिरित हो जाएगी। ठीक है, तो कितने प्रतिशत उस 686 किलो कैलोरी का कितना प्रतिशत भाग एटीपी के रूप में संचित हो रहा है, उसी को हम लोग श्वसन दक्षता के रूप में देखेंगे। तो देखते हैं, दोनों का देखेंगे हम लोग, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन का। ये वायवीय श्वसन की प्रक्रिया है, ये 686 किलो कैलोरी बनती है, इसमें आपको बताया था। और 38 एटीपी बराबर हो गया 38 गुणा 7.3 किलो कैलोरी, तो गुणा करके आप देखोगे तो ये लगभग आता है 277.4 किलो कैलोरी के बराबर, क्योंकि एक एटीपी लगभग 7.3 किलो कैलोरी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये इतनी भी। अब परसेंटेज निकालते हैं, 686 मुक्तवीर एटीपी के रूप में संचित हुई 277.4, इसलिए रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कितना हुआ, 277.4 में भाग दिए 686 का गुणा 100। ठीक है, गुणा 100 किया तो ये आया 40.44%, 40.44%। ठीक है, यानी वायवीय श्वसन की श्वसन दक्षता 40.44% है। जितनी ऊर्जा मुक्त हुई उसका 40% हिस्सा ही एटीपी के रूप में संचित होता है। 60% ऊर्जा वातावरण में ऊष्मा के रूप में विकिरित हो जाती है। अब अनोक्सी श्वसन का देखते हैं, ये अनोक्सी श्वसन की अभिक्रिया, इसका देखते हैं। इसमें हमने देखा सिर्फ 2 एटीपी बनती है, तो 2 एटीपी को 7.3 से गुणा किया है 14.6 किलो कैलोरी, है ना। अब इसकी श्वसन दक्षता देखते हैं कि ऊर्जा एटीपी के रूप में ट्रैप हुई 14.6, ऊर्जा मुक्त हुई 28 किलो कैलोरी, तो 14.6 बटा 28 गुणा 100, यह आई 52.14, लगभग 52.14%। अवायवीय श्वसन की श्वसन दक्षता वायवीय श्वसन से अधिक हुई है, वायवीय श्वसन से अधिक है श्वसन दक्षता। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी ऊर्जा मुक्त हो रही थी उसका लगभग 52% हिस्सा एटीपी के रूप में संचित हो गया। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए ये प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो से हम लोग श्वसन की कार्यप्रणाली का हम लोग उल्लेख करेंगे कि श्वसन की कार्यप्रणाली में क्या क्या चीज़ें आएंगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।